ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. ધોરણ 9 ઇંગ્લિશ મીડિયમ વિષય ગુજરાતી. ગયા વિડીયોની અંદર આપણે કાવ્ય 5 વિશે અભ્યાસ કર્યો. આજે હું તમારી પાસે પાઠ નંબર 6 ભાષા જાય તો સંસ્કૃતિ જાય લઈને આવી છું, જેના લેખકનું નામ છે ફાધર વાલેસ, જેમનો જન્મ 4/11/1925 રોજ થયો હતો. પાઠનો પ્રકાર છે નિબંધ. નિબંધ સાહિત્યની અંદર તેમનું પ્રદાન ખૂબ જ સારું છે. તેના કારણે તેમને કાકા સાહેબ કાલેલકરની જેમ સવાઈ ગુજરાતીના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. તો પ્રથમ આપણે લેખક વિશેનો અભ્યાસ પ્રાપ્ત કરીએ. ફાધર વાલેસ, કે જેમનું પૂરું નામ છે કાર્લોસ જી વાલેસ, તેમનો જન્મ લાગ્રોનો, સ્પેનમાં થયો હતો. તેમણે અમદાવાદની સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજની અંદર ગણિતના અધ્યાપક યાની કે પ્રોફેસર तरीके कामगिरी बजावी थी. एज अ प्रोफेसर मैथ्स के उन्होंने अहमदाबाद के अंदर जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है उसमें काम किया. सदाचार, व्यक्तित्व घड़तर, जीवन दर्शन, कॉलेज जीवन, चारित्र्य यज्ञ, संस्कार तीर्थ, लग्न सागर, गांधीजी અને નવી પેઢી, ધર્મમંગલ, સંસાર સાધના वगैरह તેમના મહત્ત્વના નિબંધ સંગ્રહો છે. ये सारे उनके निबंध संग्रह है जो बहुत ही फेमस है. તેમના ગુજરાતીમાં सादगी शोभा है, यानी कि उन्होंने अपने निबंध संग्रह के अंदर जो गुजराती भाषा में वर्णन किया है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन उस सिंपल वर्णन में भी गुजराती भाषा की शोभा दिखाई दे रही है. તેમને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર તથા રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક એનાયત થયા છે. તેમને ગુજરાત તરફથી સાહિત્ય અકાદમીનો પુરસ્કાર સાથે સાથે રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક પણ આપવામાં આવેલો છે. ગુજરાતી ભાષાની અંદર કાકા સાહેબ કાલેલકરના નિબંધ સર્જનને લીધે તેમને સવાઈ ગુજરાતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે ફાધર વાલેસને પણ સવાઈ ગુજરાતીનું બિરુદ આપવામાં આવેલું છે. આ નિબંધની અંદર ગુજરાતી ભાષાનું વાજબી મહત્ત્વ બતાવવામાં આવેલું છે. જ્યારે કોઈ ભાષા લુપ્ત થાય છે ત્યારે તેની સાથે જે ભાષા બોલનાર સમાજની સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે તે વાત આ નિબંધમાં દર્શાવવામાં આવી છે. પરદેશમાં રહેનારા ગુજરાતી લોકોના બાળકોને હવે તેમના પપ્પા ગુજરાતી બોલે કે મમ્મી ભારતીય સાડી પહેરે તે ગમતું નથી. લેખક એટલે કે ફાધર વાલેસ કહે છે કે भाषा साथे संस्कृति पण जाए छे. यहाँ पे इन शॉर्ट लेखक ने पूरे निबंध का तात्पर्य दिखाया है कि हमारे गुजरात में से और दूसरे स्टेट में से भी जो भारत के रहवासी है वो भारत छोड़ के विदेश के अंदर रहते हैं, तो उनके बच्चे अपने माता पिता जो भारतीय संस्कृति को वहाँ दोहराते हैं तो उन्हें नापसंद करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता है. हम यहाँ से परदेश के अंदर जाते हैं लेकिन हम वहाँ की पूरी संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं. परदेश जाने के साथ साथ हमें अपने बूढ़े माँ बाप से वियोग यानी कि अलग रहना पड़ता है. कामनो अतिरेक, वहाँ काम का लोड ज़्यादा रहता है. ओछू कौटुंबिक जीवन, वहाँ की सरकार लोगों को कम से कम बच्चे और कुटुंब के सभ्यों की संख्या सबसे कम रखने की फ़र्ज, सबको ऐसा ही बोला जाता है कि आप तीन से ज़्यादा सभ्य व्यक्ति अंदर घर के अंदर नहीं रह सकते. इसीलिए लघुमती में होवानुं जोखम तो है ज, यानी छोटे परिवार में रहने की आदत हो जाती है. जब भी बड़े ज़्यादा लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें चैन नहीं पड़ता और बहुत सारी तकलीफ़ें पैदा होती हैं. परंतु संस्कृतिनो हाश ए सौथी मोटुं जोखम है, यानी संस्कृतिनो जो विनाश थाय छे ए सौथी मोटुं जोखम त्यां देखाय छे.
हम अपने देश, अपने राज्य, अपनी भाषा को छोड़ के दूसरे देशों के अंदर पहुंचते हैं तो हम सब कुछ छोड़ के वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जो कुछ भी है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ से वहाँ गए हैं, वहाँ अंग्रेजी बोली जाती है तो हम अंग्रेजी बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं। तो उससे क्या हमारी गुजराती भाषा हम भूल जाते हैं? हाँ, लेकिन नई पीढ़ी है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसीलिए लेखक फादर वालेस यहाँ पे कहते हैं कि भाषा बचसे तो ज संस्कृति बचसे। इस विचार को सेंटर में रख के, केंद्र में रख के उन्होंने इस निबंध का आलेखन किया है। तो आगे देखते हैं लेसन के अंदर। મારી લંડનની એક મુલાકાત દરમિયાન હું એકવાર એક ગુજરાતી મિત્રને ઘેર એની સાથે વાતચીત करतो હતો। फादर वालेस अपने एक फ्रेंड के यहाँ पे लंदन में गए हुए हैं। फादर वालेस गुजराती साहित्य के लेखक है, इसलिए उन्हें गुजराती भी पसंद है और उनका फ्रेंड भी गुजराती ही था, इसीलिए उन्होंने उसके साथ गुजराती में ही कन्वर्जेशन किया। बातचीत चल रही थी। અમે બંને ગુજરાતીમાં વાતો કરતા હતા। એમાં મિત્રનો મોટો દીકરો આવ્યો, કંઈ કહેવા ગયો પણ અમને गुजराती में बात करता જોઈને એ जरा ઊભો રહ્યો। उनके फ्रेंड का बड़ा लड़का था, वो कुछ कहने के लिए जल्दी जल्दी से आ रहा था, लेकिन फादर वालेस के साथ उसके पापा यानी लेखक के मित्र और लेखक दोनों गुजराती में बातें कर रहे थे। वो सुनकर वो लड़का वहीं पे खड़ा रह जाता है और उसके तेना मुँह पर अणगमो बताव्यो। उसे अच्छा नहीं लगा, उसके फेस से डायरेक्टली दिख रहा था। પછી મારી હાજરીમાં જ પોતાના બાપને અંગ્રેજીમાં કહ્યું। वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, लंदन में रहता है तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा और वो इंग्लिश ही कन्वर्सेशन करेगा। तो उसने फादर वालेस बैठे हैं तो भी उनके सामने अपने पापा को बोल दिया, क्या फादરની સાથે શું કામ અંગ્રેજીમાં બોલો છો? એમને અંગ્રેજી આવડે છે। અને ગુસ્સાથી પીઠ ફેરવીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો। वो जो कहने के लिए आया था वो तो बोला ही नहीं, लेकिन उसे दोनों फ्रेंड्स जो गुजराती में कन्वर्जेशन कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उसने अपने पापा को भी बोला कि आप उनके साथ क्यों गुजराती में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात करो, उनको इंग्लिश आती है। और उसी घर के अंदर दूसरे रूम के अंदर અમે બધા બહાર જવા માટે તૈયાર થતા હતા, यानी सभी लेडी स्टाफ तैयार हो रही थी। ક્યાંક ફરવા જવાનો કાર્યક્રમ હતો, કहीं पे घूमने जाने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ था। इतने में એમની મમ્મી આવી। એમણે એક સુંદર સાડી પહેરેલી હતી। મોટો છોકરો એની પાસે ગયો અને લાડ અને ફરિયાદના મિશ્ર અવાજે બોલ્યો, वही लड़का अपने पापा के पास से अभी मम्मी के पास जाता है। मम्मी ने उस टाइम भारतीय साड़ी पहनी हुई थी, वो उसे पसंद नहीं थी, इसलिए मम्मी को थोड़ा लाड प्यार के साथ और थोड़ा जैसे फरियाद करता है वैसे दोनों आवाज़ साथ में मिला के उसने बोला कि मम्मी साड़ी न पहरे तो न चाले, तू साड़ी पहरे ए मने बिल्कुल गमतुं नथी, जरा ड्रेस बदली आओ ने। मम्मीए एने पंपाड्यो अने मारी तरफ दुखद नजरे जोयुं। साड़ी तो नहीं बदली। फिर जो बड़ा लड़का है उसकी मम्मी के पास गया। मम्मी ने साड़ी पहनी थी, उन्हें पसंद नहीं आया। फिर भी उसने बोला कि मम्मी आप ड्रेस पहन लो ना, ये साड़ी निकाल दो, चेंज कर लो। मम्मी ने उसे प्यार से समझाया और फिर लेखक के सामने भी देखा, लेकिन साड़ी चेंज नहीं की। फिर तीसरे रूम के अंदर बहुत सारी बहनें बैठी हुई थी, એટલે કે બહેનોનું મિલન હતું। એની શરૂઆત प्रार्थनाથી करवानी थी। अभी कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो उसे प्रार्थना से स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सभी लेडी स्टाफ कुछ कन्वर्जेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए प्रार्थना करने की बात हो रही थी। और लेखक ने कहा, असत्यो माहेथी प्रभु परम सत्य तू लई जा, એ प्रार्थना સૌ બોલીએ। પણ યુવાન લોકોમાં કોઈને એ प्रार्थना મોઢે ન હતી। સંકોચ તો ન હતો પણ आवड़ती न थी। जो भी यंग लेडीज़ थी उन्हें ये असत्यो माही थी प्रभु परम सत्य तू लई जा प्रार्थना आती ही नहीं थी, इसीलिए वे गाने के लिए तो तैयार थे, लेकिन उन्हें मोढ़े यानी कि ओरली देखे बिना आती नहीं थी।
પછી બોલે સી રીતે. છેવટે એક મોટી બહેને શરૂ કરી અને અમે બધાએ ઉપાડી. फिर एक वृद्ध महिला जैसी बड़ी एज की एक लेडीज़ थी जिन्हें ये प्रार्थना आती थी, उन्होंने स्टार्ट किया और उनके साथ साथ सभी लोगों ने गाना स्टार्ट कर दिया. ઉપનિષદની એ પ્રાર્થના વિશ્વવિખ્યાત છે. અસત્યોમાં હેથી પ્રભુ પરમ સત્ય તું લઈ જા, ઊંડા અંધારેથી प्रभु परम तेजे तू लई जा. ये प्रार्थना हम सबको टोटली इंडिया के किसी भी बच्चे को आती ही होगी और ये पूरे विश्व में प्रख्यात है. અને દુનિયાના શ્રેષ્ઠ પ્રાર્થના સંગ્રહમાં તેનું અગ્રસ્થાન છે. दुनिया के सभी प्रार्थना प्रेयर्स हो रही है, उनके अंदर इसका भी बहुत अच्छा स्थान है. ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ શાળાના વિદ્યાર્થીઓને પૂછવામાં આવે તો આ પ્રાર્થના મોઢે જ હોય છે અને તેઓને ખાલી કહેવામાં આવે કે તમે ગાઓ. उनको सिर्फ बोला जाए कि आप ये प्रार्थना स्टार्ट करो तो वे कुछ भी सोचे बिना तुरंत ही उसे स्टार्ट कर देते. પણ પરદેશની એ ગુજરાતી બાળાઓને એ આવડતી ન હતી. બોલાવીએ તો બોલે પણ પોતાની મેળે ન બોલે. सभी बहनें सभी लेडीज़ गुजराती परिवार से ही थी, लेकिन उनमें से किसी को सिर्फ एक वो बड़ी एज वाली जो लेडी थी उसी को आता था, उसके सिवा किसी और को ये आता ही नहीं था. तो यदि हम उसे सिखाएंगे तो वो सीखेंगे, हम उन्हें कॉपी कराएंगे, मैं बोलूँ उसके बाद आप बोलेंगे, ऐसा कराएंगे तो वो करेंगे, लेकिन वो खुद से नहीं करेंगे. સાડી પણ પશ્ચિમના ભદ્ર સમાજમાં એક રુચિકર પ્રતિષ્ઠિત કલાત્મક વેશ ગણાય અને ભારતીય સ્ત્રીઓ એમની આગવી છટાથી સાડી પહેરીને આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનોમાં જાય છે ત્યારે ખૂબ જ શોભે અને ખૂબ જ વખણાય. ऐसा नहीं है कि विदेश में रहने वाली लेडीज़ साड़ी नहीं पहनती, वहाँ के लोगों को नहीं आती है, फिर भी वे हमारी परंपरा यानी कि हमारे यहाँ पहनी जाने वाली साड़ियाँ पहनती है. और जब भी वे साड़ी पहन के कोई भी सम्मेलन या कोई भी मीटिंग में जाती है तो उनकी खूबसूरती और निखर आती है, उनकी बहुत प्रशंसा भी की जाती है. पश्चिमना भद्र यानी कि सभ्य जो अच्छे घराने के लोग होते हैं, जिन्हें टोटली सभ्यता में रहना पसंद होता है, वैसे लोगों को ये भारतीय स्त्रियों के द्वारा पहनी जाने वाली साड़ियाँ बहुत पसंद रहती है. साड़ी खरेखर शोभे છે અને પરદેશમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા છે, પણ પોતાની મમ્મી સાડી પહેરે એ પેલા લંડનવાળા ગુજરાતી છોકરાને ગમતું નથી. अभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं इसलिए उन्हें भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है, वो अपनी मम्मी को बोलते हैं कि आप साड़ी को चेंज कर लो. लेखक यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोटी बात તે ભાષાની છે. પોતાના બાપને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળી દીકરાને ગુસ્સો ચડે તો પોતે ગુજરાતીમાં બોલશે ખરો, વાંચશે ખરો, ગુજરાતી ભાષાને વાપરશે ખરો? થોડું ઘણું ગુજરાતી તો એને આવડે જ છે, નાનપણથી ઘેર સાંભળતો અને સ્કૂલમાં કે સ્કૂલની બહાર થોડું પણ શીખતો. અત્યારે એ ગુજરાતી સમજે છે, અશુદ્ધ બોલે અને નહીં લખે એવી પરિસ્થિતિ છે. परदेश में देसी भाषा सचवाती नहीं. कोई भी हो, गुजरात का रहवासी यदि कोई भी लंदन या किसी भी स्टेट देश में जाता है तो वहाँ की भाषा को वो एक्सेप्ट करता है. अभी नई जनरेशन है वो गुजराती भाषा में पढ़ने के बजाय अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना शुरू कर दिया है. लेखक को ये बात बहुत अंदर से प्रश्न कर रही थी कि सिर्फ उसके पापा मेरे साथ गुजराती भाषा में बात कर रहे थे तो भी उसको गुस्सा आ रहा था, तो फिर क्या वो खुद गुजराती भाषा में बात करेगा, गुजराती पढ़ेगा, या फिर अपने लाइफ के अंदर वो गुजराती भाषा का प्रयोग करेगा? हाँ, उसे थोड़ा बहुत गुजराती आता है क्योंकि उसके घर में गुजराती बोली जाती है, घर के अंदर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके बारे में उसे मालूम है. स्कूल के अंदर भी गुजराती सब्जेक्ट पढ़ता है और स्कूल के बाहर भी कुछ बैनर्स या पैम्पलेट्स
या फिर कोई वॉल पे कोई पिक्चर है उसके नीचे भी गुजराती भाषा में कुछ ना कुछ लिखा होता है, तो वो उसे पढ़ने की और समझने की कोशिश तो करता ही है, लेकिन वो उसे लिखने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए जब भी परदेश में जाते हैं तो हमारी जो भाषा है वो वहाँ पे सचवाती नहीं, એટલે કે ત્યાં सुरक्षित नहीं रह पाती। अफ्रीका के कोई एक प्रदेश के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या वो उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आफ्रिकाना एक मुल्कમાં ગુજરાતીઓની વચ્ચે ગુજરાતી ભાષાને ટકાવવા માટે એક પ્રયોગ કર્યો છે। ગુજરાતી લખવામાં ઘણાને તકલીફ પડે, અરે આપણને પણ, ભલે આપણે ગુજરાતી ભાષા જાણતા હોઈએ પણ તો પણ રસ્વઈ દીર્ઘઈ, રસ્વાવાળું દીર્ઘાવાળું જે જોડની ભૂલ થાય છે એ તો સ્વાભાવિક છે, માટે સરળ જોડણી અને સરળ નિયમો અપનાવ્યા છે। જોડણીની ભૂલ ન થાય તે માટે આફ્રિકાની અંદર કોઈ એક પ્રદેશ છે, કયો પ્રદેશ છે એનું નામ નથી આપેલું, પણ એવું કરવામાં આવ્યું હતું કે એમાં જોડણીની ભૂલોને ધ્યાનમાં નહીં લેવાની, પણ ગુજરાતી ભાષાને ટકાવવા માટેનો આ પ્રયોગ કરેલો છે। બધી ઈ દીર્ઘ અને બધા ઉ હસ્વ, કોઈ જોડાક્ષર નહીં, અનુસ્વાર નહીં, અનુસ્વાર મીન્સ ઉપર જો આમ બિંદી લગાતે એવો ટપકું મૂકીએ ને તે, અને કોઈ ભૂલ હોય तोय भूल नहीं गणाय। सारी सगवड़ है अने उदारता है। यहाँ पे देखा आपने कि जहाँ पे भी ई का प्रयोग करना यानी ई वाली मात्रा लगानी है वहाँ पे सभी ई बड़ी लगानी है, और जहाँ पे ऊ वाला प्रयोग करना है वहाँ पे सभी छोटे वाले यानी कि 7 अड़े 7 वालू जो नीचे आवे छे तेनो उपयोग करवानो। ऊपर कोई बिंदी नहीं लगानी, अनुस्वार नहीं लगाना। कोई पण भूल थाय तो पण एने एक्सेप्ट नहीं करवानी, चलो भूल नहीं एम ज स्वीकारवानुं। कोई जोड़ाक्षर नहीं, आगे का अक्षर आधा और दूसरा उसके साथ जोड़ा हुआ रहता है और उसका उच्चारण आधा रहता है, एवं कोई शब्दों उपयोग नहीं करवानो। सगवड़ बहुत सारी है जेथी गुजराती भाषा टकी रहे, पण आमां व्यक्तिओ प्रत्ये उदारता दर्शावेली है। प्रयोग पाछळनो हेतु पण शुभ है अने योग्य है, परंतु एथी कंई वळवानुं नहीं, उससे कुछ होगा नहीं। गुजराती ने सरल बनावाथी गुजराती टकवानू नहीं। आप उसे जितना भी इजी बनाओगे उससे वो सुरक्षित रहने वाली तो है ही नहीं। दीर्घ हस्वनो सवाल ज नहीं, यानी कि बड़ी या छोटी मात्रा वाला क्या लगाना उसका कोई सवाल ही नहीं है, वो तो बाद में आता है। उससे पहले क्या आता है, क ख ग घ, यानी कि गुजराती कक्को आवे, एटले के आखी भाषानो सवाल है। जो भाषा ज जती रहे तो पछी ए टके तो टके ने, अने परदेश में ए नहीं टके। यानी कि परदेश के अंदर सभी लोग परदेश की संस्कृति, परदेश की भाषा उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसके वजह से हमारी भाषा वहाँ पे सेफ रहने का कोई भी प्रश्न रहता नहीं है। तो फ्रेंड्स, बाकी का जो पार्ट है वो मैं इसी लेसन के दूसरे पार्ट में लेके आऊँगी। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।